हेलो गाइस, लव टॉक्स में जो एलएलबी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी देख रहे थे। कठोर अथवा आत्यंतिक दायित्व से संबंधित अपकृत्य, टॉर्ट्स रिलेटिंग टू स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आते ही आपके माइंड में एक केस क्लिक होना चाहिए, रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस। उस केस के द्वारा हमने जो कठोर दायित्व का की डेफिनेशन देखी, वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि कठोर दायित्व क्या है। तो आपको उसमें यह चीज लिखनी है कि कोई व्यक्ति जो अपने ही प्रयोजन के लिए अपनी भूमि पर कोई वस्तु लाता है या संचय करता है, जो यदि निकल जाए, बाहर चली जाए तो हानिकारक होगी, तो प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसिया उस समस्त हानि के लिए दायी होगा जो उस वस्तु के निकल जाने का स्वाभाविक परिणाम हो, चाहे उसने उपेक्षा की हो या नहीं। ठीक है, ये है कठोर दायित्व का सिद्धांत है। और कठोर दायित्व क्या है, तो आपको ये 2 लाइन लिखनी है और नीचे ब्रैकेट में रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर लिखना है। अब फ्रेंड्स, इन इस डेफिनेशन के थ्रू हम आगे कठोर दायित्व के क्या आवश्यक तत्व है, ये आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि कठोर दायित्व के हम 4 आवश्यक तत्व देखेंगे। सबसे पहला तत्व होगा कि प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु लाई जाना, यानी प्रतिवादी कोई ऐसी वस्तु लाता है, सबसे पहले लाना। सेकंड नंबर पॉइंट है कि जो खतरनाक वस्तु लाई गई है वह उसकी भूमि पर से निकलकर बाहर चली जाना, यानी उसका बाहर चले जाना, उसके क्षेत्र से बाहर चले जाना, यानी पलायन हो जाना, एस्केप हो जाना। यानी वो भूमि पर जो वस्तु लाता है उस भूमि के बाहर निकलना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है कि जो वह भूमि पर ऐसी चीज लाता है वह प्रतिवादी द्वारा उसका स्वाभाविक उपयोग नहीं होता है, यानी प्राकृतिक रूप से उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, तब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू होगी। अगर प्राकृतिक रूप से उपयोग किया जा रहा है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू नहीं होगी, यानी नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड होना चाहिए, उस भूमि का स्वाभाविक उपयोग नहीं होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट ही है, जिसके कारण वाद करता है वादी, कि वादी को ऐसी चीज से निकल जाने की वजह से क्षति हुई हो, यानी ऐसी चीज निकल कर वादी को हानि पहुंचा दे, तो वादी के वाद कारण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले वो भूमि पर वस्तु लाता है, फिर वह निकल जाती है, और ऐसा होना भूमि का नॉन नेचुरल यूज होना चाहिए, और इस एस्केप से, किसी चीज के एस्केप से वादी को क्षति होनी चाहिए। ये 4 पॉइंट्स आवश्यक है। अब एक चीज हम देखते हैं कि वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, जो हम बारी बारी कह रहे हैं कि वो कोई चीज लाए या वस्तु हो और वो वस्तु भूमि के बाहर निकल जाए। तो समय के साथ साथ कई केसेस ऐसे हुए हैं जिससे उस वस्तु को डिफाइन किया गया कि उसमें क्या क्या शामिल है, क्या चीजें निकल जाएगी। तो उसमें हम देखेंगे कि विस्फोट होता है, उसको भी शामिल किया गया है, कोई गैस है उसको शामिल किया गया है, बिजली है, ऑयल है, कोई धुआं है, शोरगुल है, आवाजें हैं, या कोई जहरीले पौधे जो कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर उगाता है और वो उग के दूसरे की भूमि पे निकल जाता है, तो उसको भी हम कहेंगे कि भूमि पर प्रतिवादी की भूमि पर कोई वस्तु थी और उसने पलायन कर लिया, एस्केप हो गई, निकल कर बाहर चली गई। ठीक है, तो
इस तरह से हम देखते हैं कि जब तक उसकी भूमि से वस्तु बाहर नहीं निकल जाती, तब तक जब तब तक प्रतिवादी का कोई दायित्व वादी के प्रति नहीं होगा। तो आइए हम इसका एक केस देखते हैं कि अगर वादी को क्षति पहुंची है, लेकिन वह क्षति बिना उस चीज के, वस्तु के बाहर निकले बिना ही पहुंची है, तो प्रतिवादी दायी नहीं होगा। ये हम केस देखेंगे रोड वर्सेस लॉयंस एंड कंपनी लिमिटेड का बात। इसके फैक्ट्स ये थे कि जो वादी था वह निरीक्षक नियुक्त किया गया था क्षतिपूर्ति मंत्रालय द्वारा। तो वह एक बारूद के कारखाने में इंस्पेक्शन के लिए गया। तो जब वो इंस्पेक्शन कर रहा था, तो उस दौरान एक विस्फोट हो गया और वादी को क्षति पहुंची। तो इस केस में रॉलन वर्सेस फ्लेचर को नहीं लागू किया गया, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि इस केस में कोई भी चीज निकलकर बाहर नहीं गई है, क्योंकि जो इंस्पेक्टर था वह फैक्ट्री के अंदर ही था, और तो इसलिए बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। भले ने अन्य किसी तरह से उसको दायी माने ना माने, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल के तहत प्रतिवादी दायी नहीं होगा। और न्यायालय ने कहा कि अब इस केस में न्यायालय ने यह भी कहा था कि जो निकल जाना का क्या मतलब होता है, पलायन कर जाना, एस्केप, एस्केप का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रतिवादी की जो भूमि है, उसके कब्जे से, उसके नियंत्रण क्षेत्र से जहां तक उसका कंट्रोल है, उस कंट्रोल से बाहर उस वस्तु का चला जाना, उसको हम पलायन कहेंगे, यानी निकल जाना, एस्केप कहेंगे। इसके साथ ही एक हम और केस लेते हैं, मैसन वर्सेस लेवी ऑटो पार्ट्स का केस है। इस केस में जो रैलन वर्सेस फ्लेचर नियम था उसको लागू किया गया था। इसमें ज्वलनशील सामग्री इकट्ठी कर ली गई थी, प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर इकट्ठी की थी, और जो एक नेचुरल यूज नहीं था उस भूमि का, और तब फिर आग लग गई, आग फैली, बाहर चली गई, क्षति हुई। तो न्यायालय ने कहा कि इस केस पे रॉलन वर्सेस फ्लेचर का स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सिद्धांत लागू होता है। और लागू करते समय न्यायालय ने 3 बातों पे ध्यान दिया कि वो ज्वलनशील सामग्री की मात्रा क्या थी, किस ढंग से उपयोग किया गया था, और आस पड़ोस का क्या वातावरण था। इन सब चीजों से उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि भूमि का प्राकृतिक रूप से प्रयोग नहीं किया गया था। अब हम एक केस और देखते हैं, माइंस वर्सेस फॉरेस्ट रॉक ग्रेनाइट कंपनी लिमिटेड का केस। इस केस में वादी सार्वजनिक मार्ग पर चल रहा था, तो एक ग्रेनाइट का टुकड़ा उछलकर उसके लगा और वह चोटग्रस्त हो गया। केस दायर किया गया। एक्चुअल में प्रतिवादी जो था, उसके द्वारा विस्फोट किए जाने पर ग्रेनाइट का टुकड़ा उछलकर वादी को नुकसान पहुंचाया था। तो इस केस में न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी ने जो विस्फोटक पदार्थ था वो अपनी भूमि पर वो लेके आया था, विस्फोट किया, और उससे वह पदार्थ बाहर निकल गया, यानी ग्रेनाइट उछलकर बाहर निकल गया था, इसलिए वह प्रतिवादी जिम्मेदार होगा। एक केस और देखते हैं, रमेश सिंह का केस है। इसमें क्या हुआ, प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण वादी के जो बच्चे की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि बिजली के जो तार थे वो नंगे छोड़ दिए गए थे। तो बिजली के नंगे तारों से बच्चे को करंट आने से बच्चे की मृत्यु हो गई थी। तो न्यायालय ने प्रतिवादी को कठोर दायित्व के सिद्धांत के आधार पर इस केस में दायी माना था। एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं, बालक ग्लास एम्पोरियर का केस है। इसमें न्यायालय ने
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल नहीं लागू किया था। इसमें क्या हुआ कि जो ऊपर वाली मंजिल का पानी बहकर नीचे वाली मंजिल तक आता था और वह स्वाभाविक उपयोग था। इसलिए न्यायालय ने कहा कि इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लागू होगी। लेकिन यह है कि अगर ऊपर की मंजिल का पानी नीचे की मंजिल में आता है और वह अगर उसमें दुर्भावनावश कोई कार्य कर रहा है और वादी को क्षति पहुंच रही है, तो उस बेस पे वो उस सीमा तक दायी होगा जहां तक दुर्भावना है। लेकिन कठोर दायित्व का सिद्धांत न्यायालय ने लागू करने से मना कर दिया था। एक भारत का केस देखते हैं, बैचराम चौधरी वर्सेस पुहबू नाथ झा का केस है। इस केस में भी न्यायालय ने कठोर दायित्व के सिद्धांत पर प्रतिवादी को दायी ठहराया था, क्योंकि प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर बांध को इस तरह से बनाया था कि उसका पानी पड़ोस की भूमि पर चला गया और उसे नुकसान हुआ, तो न्यायालय ने उसे कठोर दायित्व के सिद्धांत के आधार पर दायी ठहराया गया था। इस तरह से फ्रेंड्स, आपको कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या है यह समझ आ गया होगा और इसके आवश्यक तत्व क्या है, और इससे रिलेटेड कई हम केसेस हमने आज देखे हैं। उससे पता चलता है कि किस तरह के फैक्ट्स में न्यायालय कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू करना चाहता है और किस तरह में कठोर दायित्व का सिद्धांत न्यायालय लागू नहीं करना चाहता। जब उनको ये आवश्यक तत्व नजर नहीं आते तो कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक करवाने जा रही हूँ, वो है कठोर दायित्व के सामान्य अपवाद। यानी कि प्रतिवादी के कार्य द्वारा वादी को नुकसान होगा और उसका कठोर दायित्व बनता भी है, लेकिन कई ऐसे कंडीशंस आ जाएंगे कि उसमें वादी को नुकसान होते हुए भी प्रतिवादी दायी नहीं होगा, तो वो होंगे कठोर दायित्व के अपवाद। थैंक यू सो मच।